प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। साथ ही साथ एक बार फिर से जॉर्ज सोरोस का एंगल निकलकर सामने आया है। तो साथ ही साथ एक ऐसा एक ग्रुप है जो एजेंडा प्रोपागेंडा फैलाने के तहत एक झूठी खबर को प्रसारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अब इस मामले को लेकर बीजेपी ने फैक्ट चेक की कई सारी डिटेल साझा की है और इस मामले पर अब कांग्रेस, राहुल गांधी, जॉर्ज सोरोस गैंग का पर्दाफाश होते हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय मूल के लोग लगातार विदेश में झंडा गाड़ रहे हैं और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि गुजराती मूल के काश पटेल को अब आपको बता दें कि अमेरिका में FBI डायरेक्टर का पद जो है सौंपा गया है, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है और साथ ही साथ एक बहुत ही गर्व की बात भी है कि लगातार विदेश में भी भारतीय मूल के लोगों पर पूरा भरोसा जो है जताने के लिए दिख रहा है और ऐसी बड़ी और अहम जिम्मेदारियां इन्हें दी जा रही है। ऐसे में क्या है पूरा मामला विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बुने गए इस साजिश की। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग डॉज के 16 फरवरी को घोषणा की थी कि उसने कई परियोजनाओं के साथ साथ भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन के USAID यानी USAID वित्त पोषण को भी रद्द कर दिया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ और भाजपा ने विपक्षी कांग्रेस पर भारत की चुनावी प्रक्रिया में कथित बाहरी प्रभाव का उपयोग करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने इसे लेकर खुद बयान दिया था और यह कहा था कि किस तरीके से हमें भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन क्यों खर्च करने की जरूरत है। वाह, $21 मिलियन! मुझे लगता है कि वे किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तथ्य दर्शाता है कि सभी ने जल्दीबाजी में निर्णय लिया है। तो ये बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप के थे, जहां पर वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि $21 मिलियन की जरूरत क्यों है, $21 मिलियन भारत को क्यों दिया जाएगा। लेकिन यहां पर हम आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक गलत रिपोर्ट छापी और इस रिपोर्ट से उन्होंने ये कहा कि $21 मिलियन की राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी, जो कि सरासर झूठ था। क्योंकि जो ट्वीट्स, जो पोस्ट, जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि 21 मिलियन की राशि भारत भेजी गई थी। उसके ठीक नीचे यह दिख रहा है कि 23 मिलियन की राशि बांग्लादेश के लैंडस्केप को ठीक करने के लिए, यूं कहिए कि शेख हसीना को पद से हटाने के लिए खर्च किए गए थे और इसे तोड़ मरोड़ के इस तथ्य को पेश किया जा रहा था। विवाद के केंद्र में डॉज की लिस्ट में USAID के 2 अनुदान भी हैं, जिसे वॉशिंगटन DC में स्थित एक सामूहिक आपको बता दें कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS के माध्यम से भेजा गया था। इस समूह को जटिल लोकतंत्र अधिकार और गवर्नेंस प्रोग्रामिंग में दक्षता हासिल है। अब ऐसे में जिस तरीके से ये पूरा एंगल निकलकर सामने आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष किस लेवल पर जा सकता है, ये फंडिंग किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वोटर टर्नआउट के लिए इस्तेमाल करने के लिए हो रहा था, इसे लेकर अमित मालविया ने भी जो है आपको बता दें कि पोस्ट करके लिखा है। क्या लिखते हैं अमित मालविया ने लिखा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट 2022 में बांग्लादेश को दिए गए 21 मिलियन फंडिंग पर चर्चा करती है। हालांकि इस लेख में 21 मिलियन की उस फंडिंग का गलत संदर्भ दिया गया है जो भारत में मतदाता टर्नआउट को बढ़ावा देने के लिए थी। अब आपको बता दें कि उन्होंने इस पर खुलासा किया। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि तमाम जो एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग है, चाहे वो राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार हो, सागरिका घोष जैसे पॉलिटिशियन और पत्रकार हो, और तरीके तमाम जो लोग हैं जो एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग से जुड़े हुए हैं, जिनका आप कह सकते हैं ऐसे लोगों से जुड़े हुए हैं जिनके तार जॉर्ज सोरोस से बताए जाते हैं। जॉर्ज सोरोस जिसने ये बात कबूल की थी कि उन्होंने बिलियंस में पैसे खर्च किए हैं मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब राजदीप सरदेसाई क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, जरा देखिए। वो लिखते हैं कि वोटिंग के लिए USAID के $21 मिलियन भारत को नहीं बल्कि बांग्लादेश को दिए गए। यहां पर भी जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस ने झूठ फैलाया, ऐसा ही झूठ राजदीप सरदेसाई भी यहां लिख रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को ही साझा किया है। वो लिखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ढाका को दिल्ली समझ लिया है। भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस ने मोदी सरकार को गिराने के लिए पैसे खर्च किए थे। इसमें भी बुरी बात यह है कि तथाकथित पत्रकारों ने पैसे खर्च करने के तरीके के बारे में एक जैसा बिना स्रोत वाला चार्ट जारी किया था। कोई बुनियादी तथ्य जांच नहीं
गई है। अब देखिए कि ये भी ये बात कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया कि 21 मिलियन जो है वो बांग्लादेश को गया, जबकि ये 21 मिलियन वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत ही भेजा गया था। ये 21 मिलियन भारत में मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए भेजा गया था। ये 21 मिलियन बांग्लादेश को नहीं गया था। जो ट्वीट्स हैं, जो प्रमाण बता रही हैं कि भारत के लिए, जो इंडिया के लिए जो ये फंड था, यह अलग फंड था। बांग्लादेश के लिए जो ये फंड था, यह अलग फंड था। 21 मिलियन फॉर इंडिया, 23 मिलियन फॉर बांग्लादेश। लेकिन इसे गलत तरीके से दिखाया गया, गलत तरीके से खबर को ट्विस्ट किया गया, और उसके बाद हमेशा की तरह, जैसा कि आपने एक बहुत ही लंबा इतिहास देखा होगा विपक्ष का, चाहे बात हिडनबर्ग रिपोर्ट की हो, चाहे अदानी को आप कह सकते हैं बदनाम करने की हो, किसी भी रिपोर्ट को लेकर अगर यूएस के फर्म हाउस इससे फायदा कमा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट को धड़ल्ले से आगे बढ़ाकर मोदी सरकार, अदानी और बिजनेसमैन जो भी हैं उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। और बाद में क्या निकलता है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तमाचा मारा, ऐसा ही रिजल्ट निकलकर सामने आता। कुछ ऐसा ही यहां देखने के लिए मिला, जहां पर गलत तथ्य पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किए गए, आंकड़े गलत दिए गए। और आपको बता दें कि तमाम तरीके के लोग जो एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग से जुड़े हुए हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, सागरिका घोष, तमाम लोग इस मामले को लेकर पोस्ट कर रहे थे। लेकिन अमित मालविया क्या लिखते हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का जो है जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ी चतुराई से 2012 में भारतीय चुनाव आयोग और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के बीच हुई समझौता ज्ञापन के नजरअंदाज कर दिया। यह संगठन जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है और इसका मूल वित्त पोषण यूएसएड द्वारा किया जाता है। उनकी रिपोर्ट 2014 में शुरू होने वाली उन फंडिंग पर भी चुप्पी साधे हुए है, जो विभिन्न माध्यमों से भारत की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए दी गई थी। इस फंडिंग से जुड़ी जानकारी पहले कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग CEPPS की वेबसाइट पर उपलब्ध थी, लेकिन अब यह वेबसाइट बंद हो चुकी है। CEPPS IFES और एक हिस्सा है जो यूएसएड, अमेरिकी विदेश विभाग, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि IFES ने भारतीय चुनाव में दलितों की भूमिका पर एक श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट में जिन शब्दों का उपयोग किया गया था वे राहुल गांधी की हालिया बयानबाजी, प्रतिनिधित्व, भागीदारी, प्रभाव आदि से काफी मिलता जुलते हैं। यानी राहुल गांधी का जॉर्ज सोरस कनेक्शन को लेकर तो आपने देखा संसद में भी सवाल उठे हैं, सोनिया गांधी के कनेक्शन को भी लेकर सवाल उठे रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो जाता रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से भारत की संस्थाओं में उन ताकतों को प्रवेश कराने की अनुमति दी जो राष्ट्र विरोधी हितों के लिए काम करती है। ऐसी ताकतें जो हर संभव अवसर पर भारत को कमजोर करना चाहती है। इस तरीके से तमाम बयान जो है सामने आ रहे हैं। गौरव भाटिया ने भी बकायदा इसे लेकर जो है बयान जारी किया है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं, थोड़ा आप जान लीजिए गुजराती मूल के काश पटेल के बारे में। तो काश पटेल आखिर कौन है, किस तरीके से ट्रंप ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो मैं आपको बता दें कि भारतीय मूल के काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के डायरेक्टर बन गए हैं। अमेरिकी संसद ने ऊपरी सदन सीनेट में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और इसके बाद वोटिंग के दौरान उन्हें 51 में 49 के मामूली जो है बहुमत से उन्हें चुन लिया गया है। और उन्होंने चुनने के बाद एक बात उन्होंने साफ तौर पर कही और वो ये था कि एंड तक पीछा करेंगे। जो लोग भी जो है देश के खिलाफ चीजें कर रहे हैं उन्हें को धरती के हर कोने तक उनका पीछा किया जाएगा, उन्हें जो है छोड़ा नहीं जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मैसेज था उनके द्वारा। और सबसे बड़ी चीज है कि बैक टू बैक तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ये दूसरे इंडियन मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें इतनी बड़ी और इतनी अहम जिम्मेदारी जो है दी गई है। राहुल गांधी कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, जॉर्ज सोरस का एंगल बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि कैसे मोदी की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए इतनी भारी भरकम फंडिंग ली गई, लेकिन इसका कोई फायदा इन्हें नहीं मिला है, इसका कोई फायदा ये नहीं उठा पाए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर बाकी भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।